नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें सेट नंबर 9 to 14 यानी कि 6 सेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो लास्ट टू लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एसबीआई पीओ मेंस 2022 के। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द स्कैटर चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन एक्स एक्सिस इन 3 डिफरेंट क्लासेस पी क्यू आर। तो नंबर ऑफ बॉयज हमको दिए गए हैं वाई एक्सिस पर और नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर ओनली 3 है ना, 3 क्लासेस पी क्यू आर। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, कुछ कुछ डेटा यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में भी दिया गया है, देखते हैं जरा। नंबर ऑफ बॉयज ऑन वाई एक्सिस, तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमको दी गई है। तो पी में है 40, क्यू में है 20 और आर में है 60। तो ये हो गए 40, 20 और 60, राइट। नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो ये डेटा जो है हमको वेरिएबल की फॉर्म में दिया गया है। पी में है ए प्लस बी, देन ए प्लस 3b एंड ए प्लस 5b, ए प्लस बी, ए प्लस 3b एंड ए प्लस 5b। नाउ समथिंग एल्स इज ऑल्सो गिवन, यहाँ पर नोट्स में हमें दिया गया है। If there were 10 more girls in class R, then the probability of selecting a girl from class R would be 40%, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास R में 10 और गर्ल्स होती, तो क्लास R में 10 और गर्ल्स होती मतलब कितनी होती, A प्लस 5B प्लस 10। तो बॉयज कितने रहते, बॉयज तो उतने ही रहते 60। तो गर्ल्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 40% होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो टोटल स्टूडेंट्स का 40% है, राइट। तो बॉयज कितने होंगे, 60%। तो ये जो है 40% है और ये जो है 60% है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। तो a प्लस 5b की वैल्यू कितनी आ गई, 30। a प्लस 5b बराबर आ गया मेरे पास 30। तो ये वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, 30, है ना, क्योंकि ये डेटा तो शुरुआत में दिया गया था। ठीक, चलिए तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है 30। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल देखो क्या दिया गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास क्यू इज 200/3% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास आर। तो क्लास क्यू में जो गर्ल्स हैं, क्लास क्यू में गर्ल्स कितनी है, ए प्लस 3b, ए प्लस 3b, इट इज 200/3%। परसेंट से 2 जीरो कट गई मतलब बचा 2/3। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास आर विच इज व्हाट 30। 30 का 2/3 कितना हो जाएगा, 20। तो ये वैल्यू हमको 20 दी गई है। अब a प्लस 5b, a प्लस 3b की वैल्यू 20 है और हमें ऑलरेडी पता है कि a प्लस 5b की वैल्यू क्या है, a प्लस 5b की वैल्यू 30 है। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2b बराबर 10, तो b की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5, बिकॉज ये हो जाएगा 15, 20 माइनस 15 यानी 5। तो इस सवाल के लिए a और b की वैल्यूज जो है वो 5, 5 दोनों बराबर है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एस इज 20% मोर देन बॉयज इन क्लास क्यू। तो क्लास एस में जो बॉयज हैं, क्लास एस में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। तो क्लास एस में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं दैट इज 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास क्यू। क्लास क्यू में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 20, इसका 20% कितना हो गया, 4। तो 24 यहां पर हो गए बॉयज, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर सेम एज दैट ऑफ क्यू। तो गर्ल्स कितनी होंगी, जो यहां पर, राइट, यहां पर गर्ल्स कितनी थी, a प्लस 3b, जिसकी वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, ये वैल्यू 20 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स फ्रॉम क्लास एस। तो 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 2 गर्ल्स हमको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। टोटल गर्ल्स कितनी है, 20। सो 20c2 हो गया और नीचे क्या आएगा यहाँ पर, टोटल, टोटल कितना है 44, 44c2, राइट। 20c2 अपॉन 44c2। तो दिस इज व्हाट 20 इंटू 19/2 एंड दिस इज व्हाट 44 इंटू 43/2। तो बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। 4 से गया 5 बार, 4 से गया 11 बार, तो इट इज 95 अपॉन 473। सो 95 अपॉन 473 इज राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी। डन, ठीक है।
ऑप्शन बी। अगला देखो, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास पी, नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो यूजुअली जो हम क्वेश्चन सेट सॉल्व करते हैं मेंस लेवल डीआई वाली जो हमारी सीरीज है ना, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन उन सवालों के सामने अब तक जितने भी सवाल हुए हैं पिछले 4 सेशंस में, मतलब जो 8 सेट हम कर चुके हैं उनको आप देखिए, और जो एक्चुअल एसबीआई पीओ मेंस में आए हैं उनको देखिए, आपको जो हम सवाल करते हैं उसके सामने ये सवाल आसानी लग रहा होगा, है ना। अगला सवाल है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास पी इज 25% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास पी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास पी इज 25% ऑफ दिस, दैट मीन्स इसका 25% यानी 10, यानी ए प्लस बी की वैल्यू यहां पर 10 है। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन पी एंड क्यू। अच्छा, और हमें ऑलरेडी पता है कि ए प्लस 5b की वैल्यू 30 है। ए प्लस 5b की वैल्यू कितनी है? 30। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4b बराबर 20, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 5। b बराबर 5, तो a बराबर भी कितना हो जाएगा? 5। दोनों 5 हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन p, तो p में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 40 प्लस a प्लस b, तो 40 प्लस 10 50, तो p में स्टूडेंट्स हो गए 50। और अगर हम q की बात करें तो q में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 20 प्लस a प्लस 3b कितना हो जाएगा? 20, तो 20 प्लस 20 40, तो दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए, कितना हो जाएगा? 10। 10 इज राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन डी। ठीक, चलिए, इफ 11 1/9% of the students in class are opt for science stream and ratio of boys and girls is 7:3, तो 11 1/9% इसका कितना होगा? देखो, स्ट्रीम क्लास आर की बात करूं तो 60 प्लस 30 90 स्टूडेंट है ना। क्लास आर में टोटल कितने स्टूडेंट है? 90 स्टूडेंट है, राइट। इसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है ना। तो बॉयज और गर्ल्स की बात करें 60 और 30, 60 एंड 30। अब इसका 11 1/9% कितना हो गया? 11 1/9% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/9, तो इसका 1/9 मैंने निकाला तो कितना हो गया? 10। दे ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम, इन्होंने साइंस ऑप्ट किया। एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज दिस, तो यहां पर जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:3 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7 and 3। 10 को 7:3 में डिवाइड कर दो। गर्ल्स हु ऑप्ट एंड द गर्ल्स हु ऑप्ट साइंस स्ट्रीम इन क्लास आर, यानी कि ये 3, इट इज 16 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। इट इज 1/6 ऑफ टोटल गर्ल्स इन क्यू। तो क्यू में टोटल गर्ल्स कितनी है? क्यू में गर्ल्स, ए और बी को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू का मैं करूंगा क्या? मुझसे तो ये पूछा है ना टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास क्यू, तो गर्ल्स यहां से आ जाएंगी, बॉयज हमें दिए ही गए हैं। तो क्यू में जो गर्ल्स आ गई वो 18 आ गई, और क्यू में हमें ऑलरेडी बॉयज पता है 20, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20 प्लस 18, दैट मीन्स 38। सिंपल। अगला देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास पी इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर। ठीक है, तो पी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 40% है नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर का। अच्छा, आर में गर्ल्स कितनी थी? 30, है ना। तो पी में जो गर्ल्स हो गई वो कितनी हो जाएंगी? इसका 40% यानी कि 12। ठीक है, 40 12 60 और 30, यही है ना पी और आर में बॉयज एंड गर्ल्स। 40 12 40, ठीक है, 12 60 और 30। ठीक है। अच्छा, if a teacher wants to make 2 groups from class R and P respectively such that in group A 2 girls and 1 boy are selected and in group B 2 girls and 1 boy are selected, so find the difference between number of ways he can make such groups from each class. Quite easy, हमें क्या सेलेक्ट करना है? 1 boy and 2 girl, तो एक बॉय सेलेक्ट करना है 40C1 और 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है 12C2, राइट। एक बॉय सेलेक्ट करना है 60C1 और 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है 30C2, ये हो गया। तो 40C1 कितना हो गया? 40 इंटू 12C2 इज व्हाट? 12 इंटू 11/2 यानी 66। ये कितना आ जाएगा? देखो 6 इंटू 4 24 26, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 60 इंटू 30C2 मीन्स 30 इंटू 29/2, ठीक है। 2 से 1800 कैंसिल हो गया 900 टाइम्स, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9 81, 18 26, नहीं, ठीक है। एक और जीरो आएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60 आएगा एंड में,
60 तो 3 ऑप्शंस में आ रहा है एंड में। चलो आगे देखते हैं। 260, दिस इज 4 एंड दिस इज 23। 23460, 23460, दैट मीन्स ऑप्शन ई। ठीक है, डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस। आगे देखते हैं। चलो ये सवाल था पहला वाला सेट, आसान लगा आपको, है ना। एक्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं 2022 एसबीआई पीओ मेंस के, है ना। मुझे लगता है कोई खास समस्या उस सवाल में नहीं हुई होगी। राहुल एंड राम हैव सोल्ड सम वुडन एंड प्लास्टिक टॉयज। ठीक है, तो ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय सोल्ड बाय Rahul and Ram is equal to total number of is equal, and total number of toys sold by Ram is 100. Selling price of each plastic toy sold by Ram and Rahul is equal, and selling price of each wooden toy is 2 times the selling price of each plastic toy. Number of plastic toys sold by Rahul is 37.5% of the wooden toys sold by him. ठीक है ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज एंड प्राइसेस के बारे में, उनके जो सेलिंग प्राइस है मतलब कितने में बेचे और कितने टॉयज बेचे, वुडन और प्लास्टिक दो तरह के, इसकी जानकारी दी गई है। इतनी चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करता हूं। यहाँ पर दो लोग हैं, राहुल एंड राम। ठीक है, तो पहले का नाम लिखा राहुल और दूसरे का नाम लिखा राम। ठीक है, दो तरह के टॉयज बेच रहे हैं, वुडन एंड प्लास्टिक। ठीक है, चल ब्रैकेट में इनका प्राइस लिख दूंगा और वैसे इनका नंबर लिख दूंगा कि कितने कितने बेचे। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय सोल्ड बाय राहुल एंड राम इज इक्वल। तो वुडन टॉय का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, मतलब अगर ये ₹X में बेचा तो इसका प्राइस भी ₹X है ईच टॉय का। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय राम इज 100। तो राम ने जो टोटल टॉयज बेचे हैं वो 100 है, मतलब इन दोनों का जो सम है 100 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज का। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय राहुल एंड राम इज इक्वल, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय इज 2 टाइम्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक टॉय। तो एक काम करता हूं, मैं प्लास्टिक टॉय के प्राइस को X मान लेता हूं, तो ईच वुडन 10 टॉयज का प्राइस जो हो गया वो 2X हो जाएगा, है ना। तो इसका प्राइस हो गया ₹2X। ठीक है, ₹2X, ये मान लिया। अब मैं नंबर ऑफ टॉयज की बात करता हूं, तो आगे देखो क्या दिया गया है। नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय राहुल, नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय राहुल, मतलब दिस वैल्यू इज 37.5% ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय हिम, है ना। इसका 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। मतलब इफ दिस वैल्यू इज सपोज 8K, सो दिस हैज टू बी 3K। ठीक है, आगे देखें। नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय राहुल इज 2/3। number of wooden toys sold by Rahul, that means this 2X, this 2K, sorry 8K, 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 8K is 2/3, 66 2/3% मतलब 2/3 of that toys that sold by Ram, है ना। तो राम ने कितने बेचे, लेट सपोज Y बेचे, तो इसका 2/3 मतलब ये कितना हो गया, 12K। ठीक है, सो इट इज 12K, 12K का 2/3 हो गया 8K। Number of plastic toys sold by Ram, number of plastic toys sold by Ram, that means this value is equal to number of wooden toys sold by Rahul। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 8K के बराबर होगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो यहां पर ये कि हमें इन दोनों का सम पता है, 12K प्लस 8K बराबर 20K, और 20K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के बराबर। तो K की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। K की वैल्यू 5 आ जाती है, और जब K की वैल्यू 5 आ गई तो इन सारी वैल्यूज को मैं यहां पर लिख सकता हूं। 8 × 5 40, 5 × 3 15, 12 × 5 60 और 8 × 5 40। राइट, प्राइस हमें नहीं पता है ना, प्राइस में रिलेशन पता है पर एक्चुअल प्राइस नहीं पता। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखो सवाल क्या दिया गया, नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय बोथ। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय बोथ कितना हो गया, 15 प्लस दिस 40, यानी कि 55। is what percent more or less than number of wooden toys sold by both। तो वुडन टॉय टोटल कितने हो गए, 100। तो 55 जो है 100 से कितना कम है, 45 कम है। तो इट इज 45% लेस ओनली, राइट। 45% कम हो गया, ऑप्शन ए डन। यस, चलिए नेक्स्ट।
सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय सोल्ड इज 120। तो ईच वुडन टॉय का जो सेलिंग प्राइस है 120 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ऑफ राहुल टू द रेवेन्यू ऑफ राम बाय सेलिंग बोथ टाइप ऑफ टॉयज। ठीक है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वुडन टॉय इज 120। तो आप ध्यान से देखो, ईच वुडन टॉय का सेलिंग प्राइस कितना है, 2x, चाहे ये बेचे या ये बेचे। तो 2x की वैल्यू मुझे दी गई है 120, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60। मुझे डिफरेंस किसका बताना है, रेवेन्यू ऑफ राहुल एंड रेवेन्यू ऑफ राम का। तो राहुल का रेवेन्यू कितना हो जाएगा 80x प्लस 15x, यानी कि 95x, राइट। इनका मल्टीप्लाई करोगे 80x 15x 95x, और ये कितना हो जाएगा 120x प्लस 40x 160x। ठीक है, 160 और 95x का डिफरेंस चाहिए मुझे, 160x माइनस 95x। सो हाउ मच इज द डिफरेंस, 65x। तो 65 इंटू x की वैल्यू आ गई 60, मल्टीप्लाई कर दो 3900 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 3900, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द वुडन टॉयज सोल्ड बाय राहुल टू वुडन टॉयज सोल्ड बाय राम। तो राहुल एंड राम वुडन टॉयज का जो रेशियो है वो कितना है 40-60, यानी 2:3, 2:3। डन है, तो ये भी हो गया, ये भी आसान था। ठीक है, अगला देखो, इन द टेबल सम नंबर्स आर गिवन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग दैट नंबर इज गिवन, है ना। और एक सीरीज है यहाँ पर, बेसिकली दिस इज अ नंबर सीरीज q 2.5 q माइनस 2.5। तो ये जो टर्म्स हैं वो एक नंबर सीरीज के टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के टर्म्स हैं। तो सीरीज इज q 2.5 q माइनस 2.5 p 4q minus 5 by 2 and the next term is 18.75। ठीक है, 18.75, राइट। चलिए, अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो यहां से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है ना। यहां से आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आपके दिमाग में लॉजिक स्ट्राइक करे, है ना, लॉजिक वाली बात है। तो लॉजिक कैसे स्ट्राइक करे, देखो हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं। अगर सारे के सारे टर्म्स अलग अलग होते तो उनको निकालने की, हर एक टर्म को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1/6, राइट। जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, ये इसकी 1/6 है। दैट मींस दीस टर्म्स आर यूनिक, ये यूनिक टर्म्स हैं। लेकिन जब मैं इन दोनों टर्म्स की बात करता हूं तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 1/3 है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज एज गुड एज 2/6, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/6। यानी कि ऐसे दो टर्म्स हैं, ऐसे भी दो टर्म्स हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। तभी तो हम कह रहे हैं 6 में से 2 टर्म्स ऐसे हैं और 6 में से 2 टर्म्स ऐसे हैं, तो 6 से ज्यादा टर्म तो हो नहीं सकते ना। आप इन दोनों को अलग अलग मान लो, इन दोनों को अलग अलग मान लो, तो 6 से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 2 ये हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे, तो टोटल 10 हो जाएंगे। लेकिन हमें तो 6 ही टर्म चाहिए, तो 1 2 3 4 टर्म तो ये हो गए, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब ऐसे 6 में से 2 टर्म है, ये भी 6 में से 2 टर्म है, मतलब बोथ ऑफ देम मस्ट बी इक्वल, राइट। दैट मींस आई कैन से 2.5 मस्ट बी इक्वल टू q माइनस 2.5, राइट। सो q की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5। तो मेरे पास q की वैल्यू यहां पर 5 आ गई, एग्री। अब q की वैल्यू अगर 5 आ गई तो ये सीरीज क्या बनी, देखो बस इसका रोल यहीं तक था कि q की वैल्यू निकालनी थी 5। q की वैल्यू मैंने यहां पर 5 निकाल ली, तो दिस सीरीज इज 5 2.5। नेक्स्ट इज q माइनस 2.5, यानी कि दिस इज वी कैन से 5 माइनस 2.5 यानी 2.5 अगेन, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट p, p की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एंड 4q माइनस 5/2, राइट। 4q माइनस s नहीं है, 4q माइनस 5 है, 4q माइनस 5/2, ठीक है। 4q माइनस 5 कितना हो गया, 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 5 15/2, 15/2 कितना हो गया 7.5, राइट। एंड दैट नेक्स्ट इज 18.75, 18.75। दिस सीरीज फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, ये सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सीरीज में पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए कि पैटर्न क्या है।
तो पैटर्न निकालना तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज के और मिसिंग नंबर सीरीज के आप चैंपियन निकाल ही सकते हो, है ना। देखो ये क्या है, इन दोनों, ये इसका 0.5 टाइम्स है, हम कह सकते हैं ये इसका आधा है, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एग्री। 0.5 के बाद 1 आया, यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ क्या आएगा। आइडियली होना क्या चाहिए कि 0.5 1, 1.5 देन 2 देन 2.5, यही होना चाहिए। क्या ये इसका 2.5 टाइम्स है, एक बार देख लेते हैं, या पहले इसका 1.5 टाइम्स कर लो। इसका 1.5 टाइम्स 2.5 प्लस 1.25 यानी 3.75 होगा, और 3.75 का डबल 7.5 होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी पी की वैल्यू हो गई कितनी, 3.75, यही चाहिए हमको, ऑप्शन बी। डन। r इक्वल्स टू 5q माइनस, अरे भाई 5q माइनस 20, q की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 5 आई थी ना, तो 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 20 कितनी हो गई, 5, है ना। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द बॉक्स इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p माइनस 3/5। तो एवरेज कितना होगा इनका, देखो इनका सम 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस इन दोनों का सम 1.25, 36.25 हो गया। 36.25 प्लस p, 36.25 प्लस p, और एवरेज अगर इनका 7 है तो टोटल 6 टर्म्स मेरे पास थे, तो 6 इंटू 7 42 हो गया। 6 ही थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल हो गया 42, 6 इंटू 7 42। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6, 5.75। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 4p माइनस 3/5। तो 4 into this number is what, 25 plus 3, 28, 28 minus 3, 25 by 5, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 5। तो ऑप्शन में नहीं है 20, और एक मिनट 4p मतलब कितना हो जाएगा, 20 और 3 23, 23 माइनस 3 20, 20/4 हो जाए, 20/5 हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर, ठीक, डन। तो ये भी हो गया, पर पहला ही पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना था, बाकी तो आसान ही था। अगला देखो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल was filled with milk and water in the ratio 4:5। तो सिलिंड्रिकल वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था इनिशियली वो कितना था, 4:5 था, ठीक है, क्या था, 4:5। If XML mixture was sold and replaced with XML of pure milk, XML मिक्सचर मैंने यहां से निकाला और उसको मिल्क से रिप्लेस कर दिया, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाता है 57:60, 57:60। अच्छा, यहां पर एक बात पक्की है कि जितना पार्ट हम निकाल रहे हैं उतना ही मिल्क मिला दे रहे हैं, दैट मीन्स टोटल मस्ट रिमेन सेम, टोटल सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां पर मिल्क और वाटर का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। ये कितना है 117 और ये कितना है 9। 117 और 9 को बराबर कैसे बनाए, तो हमें पता है 9 इंटू 13 होता है 117, तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 52:65, सो सम इज 117, और यहां पर कितना हो जाएगा 57:60, इनका सम भी 117, दोनों बराबर है। अच्छा, कम कौन हो रही है यहाँ पर क्वांटिटी, हम मिल्क तो मिला रहे हैं ना, तो कम कौन हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, क्योंकि मिल्क को तो हमने रिप्लेस कर दिया, मिल्क की क्वांटिटी तो बढ़ गई, वाटर की क्वांटिटी कम हो गई। तो वाटर की क्वांटिटी जिस रेट से कम होगी टोटल भी उसी रेट से कम होगा। ये रिमूवल रिप्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं 50 बार पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। अगर नहीं सीखा ये कॉन्सेप्ट तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए रिमूवल रिप्लेसमेंट बाय सुमित सर, तो यू विल गेट सो मेनी वीडियो जिसमें आप ये समझ सकते हैं आराम से। शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको 5 से 10 मिनट का, जिसमें आप आराम से ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी किस रेट से कम की है, 5 कम किया है, किसमें 65 में, तो टोटल भी उसी रेट से कम होगा, तो टोटल में इतनी कमी आएगी, 5/65 कम होगा। एंड वो किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि टोटल में हमने XML निकाला था, तो x कम किया है ना, सो दिस इज इक्वल टू x, राइट, दिस इज इक्वल टू x, सो 13, सो x इज इक्वल टू t/13, टोटल का 1/13 पार्ट हमने निकाला है, ये बात पक्की है। आगे क्या दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सोल्ड, कितना बेचा गया, कितना निकाला गया, वही बेचा गया, XML। तो XML जो है इनिशियल क्वांटिटी से 108 ml कम है, तो इनिशियल क्वांटिटी वाज T माइनस X बराबर 108, ये रिलेशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़े तो T की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या T की वैल्यू रख दो 13x,
13x माइनस x बराबर 108, सो वी कैन से 12x की वैल्यू हो गई 108 108, तो x की वैल्यू हो गई 9, x की वैल्यू 9 हो गई तो t की वैल्यू 13 इंटू 9 117, तो x और t दोनों पता चल गए। अब सवाल देखते हैं जरा क्या है, 11 12 13 तीन सवाल हैं इस पर। तो सवाल पहला है ये, if 3x ml mixture was sold and x by 3 ml milk and 2x ml water is added in the vessel, then how much volume of the vessel is filled in centimeter cube? तो आसान है, देखो 3x ml पहले कितना था, t था ना, ठीक है, पहले था t में से हमने कितना बेच दिया, 3x बेच दिया, ठीक है, फिर उसमें x by 3 मिल्क ऐड कर दिया और 2x ml वाटर ऐड कर दिया। अच्छा t की वैल्यू किसके बराबर है, 13x के बराबर है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा 13x से। नाउ 13x माइनस 3x हो गया 10x, 10 प्लस 2 हो गया 12x प्लस x by 3, so it is what 37x by 3, right? So 37 by 3 into what is the value of x, x की वैल्यू है 9, तो इसको 9 रख दिया, 3 से गया 3 टाइम्स, 37 इंटू 3 111, ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन बी, डन। नेक्स्ट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, है ना, तो टोटल तो सेम ही रहने वाला है, हमको पता है। अब टोटल जब सेम है, टोटल 117 पहले भी था तो बाद में भी 117 रहेगा, और जब 117 को इस रेशियो में आप डिवाइड करोगे तो ये 57 और 60 आएगा, क्योंकि इनका सम पहले से ही 117 है। 117 बराबर 117 मतलब एक यूनिट की वैल्यू एक की वैल्यू एक मतलब 57 की वैल्यू 57 हो गई, तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी 57 हो गई। इफ द रेडियस ऑफ वेसल इज 0.7 सेंटीमीटर एंड इतना वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज एम्प्टी, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वेसल। तो वेसल कैसा था, सिलिंड्रिकल, हमको दिया गया था, देखो सिलिंड्रिकल वेसल था, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, 0.7 को 7/10 लिख दें, तो 7/10 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर बाई 100, यही हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है, हाइट तो हमें निकालनी है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम टी की वैल्यू क्या थी, तो जो उसमें वॉल्यूम था वो 117 था, राइट, 117 था, और कितना पार्ट एम्प्टी था 37, तो अगर 37 भी इसमें मिला दें तो पूरा भर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 154, राइट। नाउ 22 इंटू 7 होता है 154, इससे कट गया डायरेक्ट, इससे ये कट गया, तो हाइट इज व्हाट 100, हाइट की वैल्यू 100 आ गई, ऑप्शन सी, डन। यस, चलिए अगला सवाल देखते हैं। The bar graph shows the percentage distribution of the stock sold by Ram to 6 different people, P, Q, R, S, T, U. Total stock value of Ram is 3,60,000, है ना, राम के पास जो स्टॉक थे, जो शेयर थे, उनकी जो टोटल कीमत है वो 3,60,000 है। टेबल shows the percentage increment in the price of stocks in 2 years and the overall increment in the price of stocks. अगले 2 साल में जो है, मतलब पिछले 2 साल में, अगले 2 साल में, जो भी है, 2 साल में जो उनके प्राइस में इंक्रीज हुआ है वो हमें दिया गया। राम अर्न सम रिटर्न अमाउंट फ्रॉम ईच पर्सन ऑन द इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिटर्न, जितना इंक्रीमेंट होगा प्राइस में वही रिटर्न, उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो किस किस तरीके से स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए इसका दिया गया है टोटल, है ना, और पहले साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ और दूसरे में कितना इंक्रीमेंट हुआ और ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये सक्सेसिव इंक्रीज पर बेस्ड होगा ये पूरा का पूरा डीआई। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं, इफ द इंक्रीमेंट फॉर बोथ द ईयर्स आर सेम फॉर टी एंड एस, फाइंड द रिटर्न, रिटर्न मतलब प्रॉफिट फ्रॉम टी एंड एस व्हेन कैलकुलेटेड आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो मैं अगर टी और एस की बात करूं तो ध्यान से समझना, दोनों में इंक्रीमेंट सेम है, ये वाला पहले साल का और दूसरे साल का, और जो ओवरऑल इंक्रीमेंट यहाँ पर टी में हुआ है वो कितना हुआ है, टी के लिए ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है 82.25% का, और एस के लिए हुआ है 44% का, ठीक है, दिस इज 44%। तो ये तो गैस करना बड़ा आसान है, ये 20% ही होना चाहिए, है ना भाई, ईच इंक्रीमेंट शुड बी इक्वल टू 20%, बिकॉज 20 का सक्सेसिव ही 44 के बराबर आता है भाई। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाओ ना, 20 प्लस 20 40, प्लस 20 इंटू 20 बटा 100 यानी 4,
तो 40 प्लस 4 44% आता है। अगर किसी को फिर भी ऐसे नहीं आता, किसी के दिमाग में उतना भी नहीं आ रहा, तो आप रेशियो मेथड लगा लो भाई। अगर पहले वैल्यू 100 थी तो 144 हो गई, है ना। मतलब अगर 4 से काट दें तो 25 बार, 4 से काट दें 36 बार, तो हम कह सकते हैं 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर का रेशियो है 2 साल इक्वल चेंज होने पर। तो 1 साल में चेंज क्या होगा, 5:6 का चेंज होगा। और 5:6 का चेंज मतलब 1/5 का चेंज है, यानी 20% का चेंज है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो रेशियो से, है ना। अब जैसे सेकंड वाले की बात करें, इसकी टी की, तो टी में जो चेंज दिया गया हमको 82.25% का दिया गया है। अब ये सपोज हमें नहीं पता कि कितना होगा इंडिविजुअल चेंज, दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी हमें दिया गया। तो अगर बराबर चेंज है तो अब रेशियो बनाओ यहाँ पर 100:82.25। 0.25 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेशियो को लिखा जा सकता है 80 का 4 गुना कितना हो गया 320, और 2.25 का 4 गुना कितना हो गया 9। तो 320 प्लस 9, सॉरी 182.25 होगा ना। तो ये 100 का 4 गुना कितना हो गया, ये 180 का 4 गुना 720, 720 प्लस 9 729 हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन सिंपली सी कि दिस इज 20 स्क्वायर, दिस इज 27 का स्क्वायर, राइट। तो एक साल में चेंज कितना होगा 20:27, राइट। सो व्हाट इज द चेंज 7/20 into 100, so this is how much, इससे गया 5 टाइम्स, यानी एक चेंज जो है 35% के बराबर होगा। जो एक साल का जो इंडिविजुअल चेंज है वो 35% के बराबर होगा। 35 के दो सक्सेसिव जब लगाएंगे तो 82.25% आएगा, है ना। सो वी नो ईच ईयर it is increased by 35%. Find the return from TNS when calculated after 1 year. तो मुझे देखो टी को कितना पैसा दिया गया, इसने टी को कितना शेयर दिया, तो 3,60,000 पूरी वैल्यू थी और टी को मिली है इसमें से 5%। तो 3,60,000 का 5% कितना होगा, 3,60,000 का जो 10% हुआ वो हो गया 36,000, तो 5% कितना हो गया 18,000। तो टी को मिला 18,000 रुपया और एस को कितना मिला है 25%, तो 3,60,000 का 1/4 यानी 90,000। ठीक है, यस और नो। अब इस पर जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा एक साल में, बिकॉज 1 ईयर के बाद उसने रिटर्न पूछा है, तो एक साल में मिलेगा इसका 35%। Now how much is 35% of this number? You can easily calculate. 30% हो गया 1800 into 3 यानी 5400, और 5% हो गया 900। तो ये 5400 प्लस 900 कितना हो गया 6300, राइट। यस, और इसको कितना मिलेगा एक साल के एंड में 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 9,000 का डबल 18,000। तो इनको ऐड कर दो कितना हो गया 24,300, टोटल रिटर्न मिला 24,300। यस 24,300, 24,300 यानी कि ऑप्शन ए, डन, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द परसेंटेज इंक्रीमेंट फॉर क्यू इज सेम फॉर बोथ द ईयर। क्यू का जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो सेम है बोथ द ईयर्स के लिए, यानी क्यू का जो नेट इंक्रीमेंट है वो तुम्हें पता है ना 69%। तो 69 कब होता है, बड़ी आसान सी बात है, जब 30 के दो करोगे तो 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, और 30 into 30/100 हो जाएगा 9, तो 69 हो जाएगा। सो ईच ईयर 30% का इंक्रीमेंट होना चाहिए अगर दोनों बराबर हैं तो। फाइंड द डिफरेंस इन रिटर्न फ्रॉम क्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड रिटर्न फ्रॉम क्यू आफ्टर सेकंड ईयर। ठीक है, तो चलिए क्यू को कितना मिला था 3,60,000 का 20%, 3,60,000 का 20% हो गया 72,000 रुपए, 72,000। ठीक है, अब 72,000 का 30% कितना होगा, हम कह सकते हैं इसका 30% होगा 21600, 21600 इतना मिलेगा ना 21,600। 21,600 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 93600 यहां पर आएगा, 93600 यही आएगा 93600। अब इसका 30% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर में 30% इसका निकालोगे, 3 into 6 18 कैरी हो गया, एक 9 और एक 10 कैरी हो गया, एक 28, इतना मिलेगा। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बिकॉज रिटर्न का मतलब यहां पर दिया गया प्रॉफिट, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना प्रॉफिट हुआ और सेकंड ईयर के एंड में इतना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7,000 समथिंग आएगा, 6-7,000 के आसपास, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, आंसर इज नन ऑफ दीज, है ना। गलती बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू निकालें और फिर इसको इंक्रीज करने के बाद ये वैल्यू निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें और हो सकता है आंसर इनमें से मैच कर जाए। लेकिन रिटर्न का मतलब ये नहीं है, नेट अमाउंट नहीं है, रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का डिफरेंस 6-7,000 के आसपास आ रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। सो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। अगला देखो,
Ram invested the amount which he received as return after 2 years from P&S together at compound interest for 2 years at the rate of 20% per annum. Find the interest received after 2 years. तो राम की बात हो रही है यहाँ पर, राम को कितना मिलेगा P&S से मिलाकर, तो P से देखो 15% इसने इन्वेस्ट किया है, P में इन्वेस्ट किया 15%, है ना, और P से रिटर्न कितना मिलेगा, हम अगर रिटर्न देखें तो 21% और S से मिलेगा 44%। नेट रिटर्न 2 साल में 21% 44%, ठीक है, P और S से। तो P में जो भी इन्वेस्ट किया वो 21% बढ़ेगा और S में जो इन्वेस्ट किया वो 44% बढ़ेगा। तो सवाल ये आता है कि P में कितना इन्वेस्ट किया उसने। हम कह सकते हैं कि 3,60,000 का 15%, 3,60 का 10% कितना 36,000, 5% 18,000, तो 18 प्लस 36 कितना हो गया 54,000। तो P में इन्वेस्ट किया इसने 54,000। और S की बात करें तो S में कितना इन्वेस्ट किया 25%, तो 90,000। 3,60 का 1/4 90,000। अगर 21% बढ़ेगा, है ना, अमाउंट रिसीव्ड एज अ रिटर्न, रिटर्न 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 निकालना है ना, रिटर्न अमाउंट में निकाल लेना, टोटल इंटरेस्ट एक तरीके से रिटर्न की बात की है, मतलब इंटरेस्ट निकालनी है। तो प्लस 21% नहीं करेंगे, सिर्फ इसका 21% और इसका 44% निकाल देते हैं, उसको ऐड नहीं करेंगे। तो इसका 21% कितना होगा 20% प्लस 1%, 20% कितना हो गया 10,800 और 1% इसका कितना हो गया 540। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 11340, राइट, 11340। और अगर इसको देखें तो इसका 44%, तो 40% प्लस 4%, 40% कितना हो गया 36,000 और 4% कितना हो गया 3,600। तो इनको ऐड करेंगे 39600, 39600 इतना मिला। अच्छा, अगर 20% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है तो नेट चेंज 2 साल में कितना आता है 44%, बिकॉज कंपाउंड में भी तो सक्सेसिव लगता है। तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगी इसकी 44% और इसमें इंटरेस्ट मिलेगी इसकी 44%, 44%, ठीक है। तो इसका 44% अगर हम निकालें तो दोनों का टोटल करके 44 निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालने से डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार में ऐड कर देते हैं इनको, कितना हो जाएगा 40, 6 और 3 9, ये हो गया 50, है ना, और इसका निकाल लेते हैं 44%। तो इसका 40% कितना हो गया 5094 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 37, 4 इंटू 5 20, तो 4% कितना हो जाएगा 2037.6। इसका 1/10, 40% का 1/10, 0.6 3 11, दिस इज 4, दिस इज 2, 22413.6 है ऑप्शन में। यस, क्यों नहीं होगा जब सही किया है तो, ठीक है, 22413.6 ऑप्शन डी डन है। चलिए अगला सवाल और आज का आखिरी सेट ये और देख लेते हैं। देखो रडार ग्राफ बेस्ड डीआई में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के सामने आता है वो है कि उनको वैल्यू रीड करना नहीं आता। एक बार वैल्यू रीड, अगर यही वैल्यू टेबल में दे दी जाती तो हो सकता है आपको ये आसान लगता, है ना, वो भी डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछे गए हैं, है ना, लेकिन थोड़ा आसान तो हो ही जाता अगर वैल्यू टेबल में दे दी जाती। तो आपको रडार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। सो देखो मैं आपको पहले रीड करना इसको बताता हूँ, पहले दिया क्या है देखते हैं। रडार ग्राफ बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ बकेट्स, plastic and wooden buckets sold by 5 different shops PQRST in 2 different months May and June, ठीक है। तो 5 अलग अलग शॉप है PQRST, उन्होंने कितनी कितनी बकेट्स बेची हैं ये हमें दिया गया है मई एंड जून। तो मई का जो डेटा है वो हमको दिया गया है ब्लू वाले से और जून का डेटा दिया गया है बच्चों ऑरेंज वाले से। चलिए तो मई एंड जून, तो पहले लिखते हैं इसको, ओके, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स मई एंड जून, ठीक है। दो सेलर कौन कौन से यहां पर, एक PQRST है ना, PQRST, PQRST, PQRST। वैल्यू लिखना, आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है इसमें, आप करेक्टली निकाल पा रहे हो कि नहीं वैल्यूज को। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम मे की बात करें तो मे का जो डेटा है वो दिया गया ब्लू वाले से। तो ये तो क्लियर वैल्यू दी गई है, ये 100 दी गई है, 120 दी गई है ना। जहां भी कंफ्यूजन होता है वहां पर एग्जामिनर वैल्यू लिख देता है ना, 100 120। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर के लिए वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो कि ये है 0, 0 मतलब ओरिजिन,
उसके आगे ये स्टेप बढ़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, और 5 स्टेप पर जाकर आपको 80 मिल रहा है। यानी कि जो एक स्लॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 तो ओरिजिन पर है, तो 5 स्लॉट पर जाकर 80 मिल रहा है, तो एक स्लॉट की वैल्यू होगी 80/5, यानी कि 16, है ना। ये ध्यान रखिए कि एक स्लॉट कितने का है, 16 का है। और आखिरी वैल्यू क्या है, आर तो आखिर में है ना, आखिरी वैल्यू तो 240 के बराबर है, तो आर की वैल्यू मैंने सीधे सीधे 240 लिख दी। आर की वैल्यू निकालना आसान था। एस की वैल्यू की बात करें तो दिस इज डायरेक्टली गिवन 150, ठीक है। एंड टी की वैल्यू की बात करें तो टी के लिए भी ये वैल्यू दी गई है कितनी, 168। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर हम जून की बात करेंगे तो जून का जो डेटा है वो पी के लिए कितना है, 160 डायरेक्ट दिया गया। अब यहां प्रॉब्लम आएगी जब आप नेक्स्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, ये वैल्यू मुझे नहीं दी गई है, तो मैंने लॉजिकली आपको क्या बताया कि एक स्लॉट की वैल्यू 16 है, तो ये कहां पर है, देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 16 इंटू 6 कितना हो गया, 96। तो दिस वैल्यू हैज टू बी 96। और वैसे भी आप ये देखो कि ये 100 ये वाला पॉइंट था, है ना, उससे नीचे है ये, है ना। 100 तो इस वाले सर्कल से, है ना, इस वाले पेंटागन हेक्सागन जो भी है ये इससे ऊपर है ना, 100 इससे ऊपर है ना, और ये इससे इस वाले पर एग्जैक्टली लाई कर रहा है, तो 100 से कम होगी 96। वेरीफाई करने का तरीका। अगला देखिए आर की वैल्यू कहां पर है, तो आर के लिए वैल्यू है यहां पर, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 हो गया। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। फिर एस के लिए वैल्यू देखें तो कितनी है, 100, ये तो डायरेक्ट दी गई है। और टी के लिए वैल्यू देखें तो 240 से कितना कम है, 240 ये है, 1 2 3, 3 कम है, तो 240 से 3 स्लॉट नीचे, 1 2 3 स्लॉट नीचे, और एक स्लॉट 16 का है, तो 240 माइनस 16 इंटू 3 48, 240 माइनस 48 ये हो गया 192। ये वैल्यू बहुत केयरफुली लिखनी है आपको, ये आपने लिख दी, ठीक है, तो आधा काम आपका हो गया। अब आते हैं सवाल पर। तो देखो सवाल क्या है, सबसे पहले in May if total wooden buckets sold by R was 200% more than total number of wooden buckets sold by S। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि यहाँ पर R और S की बात हो रही है, R और S की बात हो रही है। दोनों दो तरह की बकेट्स बेच रहे हैं, वुडन और प्लास्टिक, वुडन और प्लास्टिक, वुडन और प्लास्टिक। और बात देखो मे की हो रही है, मे की हो रही है, तो मे में हमें इनका सम पता है R और S का। तो R और S का मे में सम क्या है, देखो 240 एंड 150, ठीक है ना, सही करेक्ट वैल्यू पिक करनी है, 240 150, है ना। ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ करेक्ट वैल्यू पिक करनी है, मैं कई बार गलत वैल्यू पिक कर लेता, 150, ठीक है। आगे देखें तो इफ द वुडन बकेट सोल्ड बाय आर, यानी कि ये वैल्यू 200% मोर देन टोटल नंबर ऑफ वुडन बकेट सोल्ड बाय एस इन मे, ठीक है। तो इससे ये 200% ज्यादा है, 200% ज्यादा मतलब इसका 3 गुना है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू इसका 3 गुना यानी 3x होगी, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय आर इन मे, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स कितनी हो गई, ये वाली, एंड मे आर मोर देन टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय एस इन मे। तो आप ये बात देखो कि यहाँ पर प्लास्टिक बकेट्स कितनी होगी, 240 माइनस 3x, और यहां पर प्लास्टिक बकेट्स कितनी होगी, 150 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल इज 150। ये वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी 240 माइनस 3x is greater than 150 minus x, so I can say 3x minus x यानी 2x इधर चला जाएगा, इस तरफ लेस साइन हो जाएगा, is less than 90। 240 minus 150 is what, 90, ठीक है ना। तो x की वैल्यू शुड बी लेस देन 45, x की वैल्यू लेस देन 45, और x एक इंटीजर भी होना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ बकेट्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 44। 45 से कम जो हाईएस्ट इंटीजर है वो तो 44 है ना, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 44। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, आगे क्या पूछा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स सोल्ड बाय r इन मे। तो प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय r इन मे इज व्हाट, 240 माइनस 3x, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब x को मैं ज्यादा से ज्यादा रखूंगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी उस पॉइंट पर। क्यों,
क्योंकि x नेगेटिव में है ना, x को आप जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो जब मैं x की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 240 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 44। सो इट इज 240 माइनस 132, 240 माइनस 132 इज 108। तो 108 इज इट्स मिनिमम वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू होनी चाहिए 108 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 108 से ज्यादा वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो 108 से कम है, यानी कि ये वाली और ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमसे ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकती, तो कौन कौन सी नहीं हो सकती, ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी, आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ई। ठीक है, ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक, अगला देखो, 40% of total buckets sold by P in June are plastic and 1/8 of total plastic buckets sold by P are defective। अच्छा, तो P in June एंड बात हो रही है Q in June की, तो पहले डेटा लिख देते हैं, है ना। बात हो रही है जून की, ठीक है, P एंड Q। तो P एंड Q में जून में कितनी कितनी बकेट्स इन्होंने सेल की हैं देख लेते हैं। जून में P एंड Q ने बेची है 160 और 96। दिस टोटल इज 160, दिस इज 96। ठीक है, तो वुडन एंड प्लास्टिक, वुडन एंड प्लास्टिक। ठीक है, आगे देखें तो 40% ऑफ टोटल बकेट्स सोल्ड बाय पी इन जून। तो पी ने जून में जो बेची उसका 40% जो है प्लास्टिक है, तो 40% इसका 16 इंटू 4 64 हो गया। तो 60% ये हो जाएगा, 16 इंटू 6 96, राइट, डन है। अच्छा, 1/8 ऑफ टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय पी आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसका 1/8 डिफेक्टिव है, तो कुछ होंगी डिफेक्टिव और कुछ होंगी नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितना है इसका 1/8 यानी कि 8, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हो गई 56, 64 माइनस 8 यानी 56। इफ 25% ऑफ टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय पी इन जून आर आल्सो डिफेक्टिव, तो इसका 25% डिफेक्टिव है, इसका 25% कितना हो गया 1/4 यानी 24 डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 96 माइनस 24 यानी 72 नॉन डिफेक्टिव हो गई। आगे बोले, आगे देखें तो टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय क्यू इन जून, टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय क्यू इन जून मतलब दिस वैल्यू is 50% more than the difference between total plastic and wooden buckets sold by P in June which are not defective। तो P की जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितनी है 72 माइनस 56, इनका डिफरेंस बोला है ना 72 माइनस 56 यानी 16, है ना, 16 का डिफरेंस है। और 16 से कितना ज्यादा 50% ज्यादा, है ना, 50% ज्यादा, तो इसका 50% हो गया 8 इसमें ऐड करोगे तो दैट मींस दिस वैल्यू इज व्हाट 24। अगर 96 में से 24 हो गया तो ये कितना हो गया रिमेनिंग 72, डन। अच्छा, फाइंड टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय क्यू इन जून, टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय क्यू इन जून दैट मींस दिस 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बकेट सोल्ड बाय क्यू इन मे। तो टोटल बकेट सोल्ड बाय क्यू इन मे का डेटा नहीं है ये, ध्यान रखना, 96 मत लेना गलती से, क्यू इन मे, तो क्यू इन मे कहां गया ये 120, तो ये वैल्यू 120 का कितना परसेंट है ये तो निकालना है। ठीक है, चलिए तो निकाल दो इसको, क्या 0 से 0 कट गया, 12 से गया 6 बार, 6 इंटू 10 कितना हो गया 60%, 60% इज फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, डन। नेक्स्ट देखो, इन मे if total number of plastic buckets sold by T are 4 times the difference between total number of buckets sold by Q in both the months। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रहा हूं T की, ठीक है, T इन मे, अगर हम T इन मे का डेटा देखें तो T ने मे में कितनी बेची है, आप ये देखो, T ने मे में बेची 168। ठीक है, और इसमें दो तरह की बकेट्स होंगी, वुडन बकेट्स एंड प्लास्टिक बकेट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स यानी कि दिस वैल्यू इट इज 4 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बकेट्स सोल्ड बाय क्यू इन बोथ मंथ्स। तो क्यू का जो डिफरेंस है दोनों महीनों का कितना है 24 इनका डिफरेंस है, और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 96। सो प्लास्टिक बकेट्स हो गई 96। यस, तो वुडन बकेट्स कितनी हो जाएंगी, इसमें से इसको माइनस कर दो 172। ठीक है, ये 172 हो गया। ठीक है,
डन है? नहीं 72 हो गया ना, 172 पे हूं, 72। ठीक, चलिए आगे देखें। देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय टी इन मे, ठीक है, एंड टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय टी इन जून। तो अगर मैं टी जून का डेटा देखूं, टी ने जून में कितनी बेची है बकेट्स देखे, तो टी ने जून में बेची है कितनी, 192, ठीक है, 192, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की होंगी, वुडन एंड प्लास्टिक, ठीक है। सो हमें एवरेज किसका चाहिए, मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय टी इन मे, दैट मींस 72, एंड टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय टी इन जून, दैट मींस दिस वैल्यू, वी डू नॉट नो दिस वैल्यू। गिवन द नंबर ऑफ वुडन बकेट सोल्ड बाय टी इन जून, यानी दिस वैल्यू, wooden bucket sold by T in June is greater than total wooden bucket sold by T in May, ठीक है। तो this value is greater than 72, यानी ये वैल्यू 72 से बड़ी होगी, राइट। एंड इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं प्लास्टिक बकेट्स का जो यहाँ पर एवरेज ले रहा हूँ, हमें एवरेज किसका चाहिए, एवरेज ऑफ टोटल वुडन बकेट सोल्ड बाय T in May, दैट मींस 72, एंड टोटल प्लास्टिक बकेट सोल्ड बाय टी इन जून, यानी कि दिस वैल्यू इज लेट्स सपोज x, ठीक है, 72 प्लस x बाई 2, है ना। इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम एवरेज, है ना, मिनिमम एवरेज पूछा गया तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ये मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू मिनिमम रखोगे। जब हम x की वैल्यू मिनिमम रख रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, बिकॉज टोटल तो इनका फिक्स है ना। 192 टॉफी आपके पास है, दो बच्चों को देनी है, एक को कम से कम देनी है, तो एक को दूसरे वाले को ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेंगी ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप कितना दे सकते हो, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इवन नंबर का। तो 72 से बड़े इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसके बाद इवन नंबर होता है 14, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। तो 196 तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वैल्यू 192 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि टोटल 192 है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 144, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 144 हो सकती है। तो इस केस में इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, वो 192 माइनस 144 कितनी हो जाएगी, 58, राइट। दिस वैल्यू विल बी मिनिमम 58 या 48, ठीक है, दिस वैल्यू हैज टू बी 48, ठीक है। तो x की मिनिमम वैल्यू आ गई 48, तो 72 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा आंसर हो गया कितना, 120 बाई 2, यानी कि 60। तो मिनिमम पॉसिबल एवरेज इज 60, यानी कि ऑप्शन सी। डन, यस। तो ये सारे के सारे डीआई सेट हमने फिनिश कर दिए लास्ट टू लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस के, है ना। कुछ कुछ आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलें भी आई होंगी, कुछ कुछ मुश्किलें, कुछ कुछ काफी आसान लगे होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे सेट है ना, हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्लास में। उससे पहले आप एक बार जरूर इनको ट्राई कर लिया करो। ट्राई कैसे करोगे, आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेट आप कराने वाले हो। तो मैं क्लास से जस्ट 1-2 घंटे पहले इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मेंस डीआई, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लो, पहले से ट्राई कर लिया करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस कंप्लीट सीरीज को पूरा करने के लिए और मेंस में अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।